एनडीए सरकार को तीसरी बार देश की सेवा करने का देशवासियों ने आदेश दिया है। प्रभु राम का आशीर्वाद, तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बना नरेंद्र मोदी जी। नकारात्मक राजनीति खत्म हुई है, सकारात्मक राजनीति का दौर शुरू हुआ है। एक के बाद एक नेता नीतीश कुमार जी के लिए प्रधानमंत्री पद का ऑफर लिए खड़े। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, हम खैरात नहीं मांग रहे हैं, ये हमारा राइट है। हमारे नेता चिराग पासवान जी का कोई भी डिमांड नहीं है। हम सब ने ये भी आग्रह किया कि राहुल गांधी जी नेता विपक्ष की जिम्मेदारी लें। कांग्रेस को और जब कुछ नहीं मिला, अंगूर नहीं मिले तो अब खट्टे हैं। नमस्कार, महाभारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। महाभारत में आज हम बात करने वाले हैं कल होने वाली ताजपोशी की और दूसरी ओर लगातार चर्चाओं में हो रही ताजपोशी की। चर्चाओं में हो रही ताजपोशी की क्यों, इसको भी विस्तार से आपको बताएंगे। लेकिन आज महाभारत का मुख्य मुद्दा क्या है, हम बात ये भी करेंगे कि आखिर कल जो ताजपोशी होने वाली है उसके बाद मोदी कैबिनेट में, मोदी मंत्रिमंडल में कौन कौन लोग शामिल होने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि देश का नेता मोदी होंगे तो वहीं राहुल विपक्षी नेता बनेंगे या बन पाएंगे, क्या राहुल उतने तैयार है विपक्षी नेता बनने के लिए, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी को विपक्ष का नेता बनाए जाने को लेकर कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता लगातार डिमांड कर रहे हैं। आप देख रहे हैं, जहां तक मैं आगे बढ़ रही हूं सभी के हाथों में तख्तियां और सब इन तख्तियों में मांग कर रहे हैं कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता बने, क्योंकि कांग्रेस दूसरे नंबर की पार्टी है सबसे बड़ी सदन में। वहीं दूसरी ओर ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां चर्चाएं हो रही हैं और राहुल गांधी को फोर्स किया जा रहा है, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी से दबी जबान में धीमे से ये कहते दिख रहे हैं कि आपको नेता प्रतिपक्ष बनना चाहिए। लेकिन संसद में इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभालने के लिए क्या राहुल गांधी पूरी तरह से तैयार हैं, क्योंकि ये कोई छोटा काम नहीं है। नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी कोई छोटा काम नहीं है, ये बड़ा काम है, बड़ी जिम्मेदारी है। और इस जिम्मेदारी को राहुल गांधी कैसे और क्या बखूबी निभा पाएंगे, इसका सबको इंतजार है और इसीलिए इंतजार राहुल गांधी के जवाब का है। और राहुल गांधी ने भी कह दिया है अभी थोड़ा इंतजार और कीजिए, मुझे सोच विचार का समय चाहिए। लेकिन इन सब के बीच चर्चाएं कल होने वाली ताजपोशी पर है। कल मोदी मंत्रिमंडल में कौन कौन से चेहरे शामिल होंगे, इस पर सबकी नजरें हैं, इसीलिए हम कुछ सवाल पूछ रहे हैं। वो सवाल कौन से हैं जल्दी से आपको ये बता देती हूं। पहला सवाल यह है कि मोदी कैबिनेट में किन चेहरों को मौका दिया जाएगा, कौन कौन से वो चेहरे होंगे, किन किन समीकरणों को ध्यान में रखा जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल यह कि नड्डा, शिवराज, ललन, चिराग, जयंत क्या मंत्री बनेंगे, क्या इन लोगों को मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी, क्योंकि नड्डा अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो क्या उनको मंत्रिमंडल में लाएंगे मोदी, ये बड़ा सवाल है। तीसरा सवाल यह कि टॉप 4 मंत्रालय किसके पास होगा, भारतीय जनता पार्टी क्या टॉप 4 मिनिस्ट्री अपने पास ही रखेगी। टॉप 4 मिनिस्ट्री यानी कि होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, इसके अलावा फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या भारतीय जनता पार्टी के पास ही होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि नजरें इस पर भी उन लोगों की है जो घटक दलों में हैं और दबी जबान में इस पर चर्चा भी होती रही है। और सवाल यह भी कि राजनाथ को रक्षा और क्या अमित शाह को गृह मंत्रालय फिर से रिपीट किया जाएगा, क्योंकि ये बड़ी जिम्मेदारी है और इन लोगों ने बखूबी पिछले 5 सालों में अपनी जिम्मेदारी को निभाया भी है। और सवाल ये भी कि बीजेपी कोटा घटेगा और सहयोगियों का कोटा बढ़ेगा, क्योंकि पहले भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से ताकत में थी, लेकिन अब ताकत में थोड़ी कमी हुई है। इसलिए यह भी कहा जा रहा है कि इस बार की सरकार में प्रेशर पॉलिटिक्स भी हावी रह सकती है। जेडीयू को रेलवे और क्या टीडीपी को स्पीकर यानी लोकसभा अध्यक्ष का पद मिलेगा, क्योंकि ऐसी चर्चाएं है कि यह डिमांड इन पार्टियों की ओर से रखी गई है। सवाल यह भी कि क्या स्मृति ईरानी हारने के बाद भी मंत्री बनेंगी, और बिरला अगर स्पीकर का पद टीडीपी को दिया जाता है तो ओम बिरला का क्या रोल होगा, उनको क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, इन पर आज विस्तार से चर्चा होगी, इस पर आज विस्तार से बातचीत होगी। बड़ी खबर आपको बता दे रहे हैं, क्योंकि लगातार एक तरफ बैठकों का दौर जारी है, सभी पार्टियां अपनी रणनीति बना रही हैं, वहीं दूसरी ओर बैठक में राहुल और सोनिया गांधी मौजूद हैं। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक हो रही है जिसमें राहुल और सोनिया गांधी मौजूद है। सोनिया, खड़गे, राहुल गांधी सभी लोग इसमें मौजूद हैं। कांग्रेस संसदीय दल की यह बैठक हो रही है। नेता विपक्ष चुने जा सकते हैं राहुल गांधी, और राहुल गांधी को लेकर बार बार यह कहा भी जा रहा है कि उनको ये बड़ी जिम्मेदारी संभालनी चाहिए, लेकिन ये चैलेंज है, ये एक बड़ी चुनौती है। दीपेश हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं।
दीपेश और वैभव भी जुड़े हुए हैं बताया जा रहा है, लेकिन पहले दीपेश का रुख कर लेती हूँ। दीपेश, ये बड़ी जिम्मेदारी भी है और राहुल गांधी के लिए बड़ा चैलेंज भी है कि पूरी तरह से संसद में आप मौजूद रहें, मुद्दे उठाते रहें और मोदी का सामना करने के लिए तैयार रहे नेता विपक्ष के तौर पर। इसीलिए राहुल गांधी ने समय मांगा है। चर्चा तो हो रही है, बैठकें तो हो रही हैं इसको लेकर। बिल्कुल, देखिए बैठकें इसको लेकर हो रही है। लगभग होटल अशोका में 3 घंटे ये मैराथन बैठक चली है और सीडब्ल्यूसी की बैठक में साफ तौर पर एक मत होकर सभी के द्वारा ये प्रस्ताव रखा गया है कि राहुल गांधी जो हैं वो कांग्रेस के लोकसभा में जो है वो नेता प्रतिपक्ष को, और इसको लेकर जब बातचीत निकल कर सामने आई तो राहुल गांधी ने इसमें वक्त की मांग की है। लेकिन इस वक्त जो बैठक चल रही है वो कांग्रेस संसदीय दल की बैठक चल रही है। लोकसभा राज्यसभा के तमाम सांसद जो हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं और उस दौरान सोनिया गांधी को कांग्रेस संसदीय दल का नेता चुने जाने के लिए, अध्यक्ष चुने जाने के लिए, चेयरपर्सन बनाने के लिए एक बार फिर से चर्चा जो है वो तेज हो चुकी है और औपचारिक ऐलान भर होना अब लगभग बाकी रह गया है और संभवतः इसकी हामी जो है वो भी मिल चुकी है। यानी समझा जा सकता है कि एक तरफ सोनिया गांधी जो है वो कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष होंगी, चेयरपर्सन होंगी, तो वहीं राहुल गांधी को सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में ये प्रस्ताव रखा गया है कि उन्हें नेता प्रतिपक्ष जो है उसकी जिम्मेदारी संभालनी चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने उस बैठक के दौरान इस बात का जिक्र किया कि जहां-जहां राहुल गांधी की यही तो चाहत है दीपेश कांग्रेस नेताओं की, लेकिन राहुल गांधी शायद खुद ये नहीं चाहते, इसीलिए अभी थोड़ा समय मांगा है उन्होंने कि 2, 4, 5, 6 दिन विचार कर लें, उसके बाद इस पर बातचीत की जाएगी। लेकिन नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए, देश की कमान संभालने के लिए और सभी घटक दलों को साथ लेकर चलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वह भी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं, उनका भी अपडेट, उनका भी रुख करेंगे, उनसे भी अपडेट लेंगे। लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट को देखिए कि राहुल गांधी को कैसे फोर्स किया जा रहा है, लिटरली फोर्स किया जा रहा है कि आप नेता प्रतिपक्ष बनिए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से किस तरह से बड़ी जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार हैं, जिसके लेकर वो पहले से ही आश्वस्त थे। इस रिपोर्ट में देखिए। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। बस 25 घंटे बाकी हैं, फिर एक बार पीएम पद की शपथ लेकर मोदी इतिहास रच देंगे। वह लोकसभा के नेता के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम का प्रस्ताव करता हूं। एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारी जोर शोर से चल रही है। राष्ट्रपति भवन से लेकर पीएम आवास तक हलचल है। वीआईपी मूवमेंट के चलते दिल्ली को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। नई दिल्ली में धारा 144 लागू, 2 दिन नो फ्लाइंग जोन घोषित। पूरी दिल्ली में ड्रोन पर पाबंदी, पैरामिलिट्री की 5 कंपनी मुस्तैद, एनएसजी कमांडो स्नाइपर्स तैनात, 500 सीसीटीवी रखेंगे निगरानी। नजरें तो इस बात पर भी होंगी कि मोदी की टीम में कौन होगा, कितने सांसद मंत्री बनेंगे। इसको लेकर अटकलों का बाजार गर्म है तो प्रेशर पॉलिटिक्स भी शुरू होती दिख रही है। जेडीयू ने नीतीश को पीएम पद का ऑफर मिलने का दावा कर इंडी के इरादों की पोल खोल दी। चुनाव नतीजों के बाद एक के बाद एक पार्टी, एक के बाद एक नेता नीतीश कुमार जी के लिए प्रधानमंत्री पद का ऑफर लिए खड़े। नीतीश जी, तेजस्वी जी लगातार बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे थे। अब वक्त आ गया कि उस मांग को टेबल पर रखा जाए। नीतीश टूटेंगे नहीं, क्योंकि मोदी 3.0 में अपने हर सहयोगी का ख्याल रखने की गारंटी मिल चुकी है। बिहार से इस बार बीजेपी के मंत्री कम कर सहयोगियों के नंबर बढ़ सकते हैं। कहा जा रहा है कि तीसरी पारी में मोदी की टीम में टीडीपी से 4 सांसदों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है, जबकि जेडीयू से ललन सिंह समेत 3 लोगों को जिम्मेदारी दी जा सकती है। वहीं एकनाथ शिंदे की शिवसेना से 2 सांसदों को मंत्री पद दिया जा सकता है। और चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी को लेकर भी कहा जा रहा है कि चिराग पासवान समेत 2 लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। वहीं एनसीपी और असम गण परिषद से एक सांसद को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। लवली आनंद ने जेडीयू के लिए रेलवे मिनिस्ट्री मांगी है तो टीडीपी को लेकर दावा है कि वो स्पीकर का पद चाहती है। हालांकि बीजेपी कैबिनेट के टॉप 4 पोर्टफोलियो और लोकसभा अध्यक्ष के पद पर समझौता करने के मूड में नहीं है, लेकिन चिराग से लेकर नीतीश तक अपने साथियों का पूरा ध्यान रखेगी। सब लोग माननीय मोदी जी के साथ में कंधे से कंधा मिला करके और कदम से कदम मिला करके इस राष्ट्र की उन्नति के लिए काम करने का संकल्प लिया है उन्होंने। प्रधानमंत्री जी का ये तमाम बातें विशेषाधिकार हैं, वो किन को मंत्रिमंडल में रखते हैं नहीं रखते हैं, मेरी पार्टी की तरफ से रत्ती भर भी कोई मांग नहीं है। इसका फैसला, इसकी जानकारी सिर्फ और सिर्फ माननीय नेता
माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को है और किसी को नहीं। एक तरफ तो मोदी देश के फिर नेता बन गए हैं, कल शपथ ले लेंगे, उधर अखिलेश भी केंद्र की राजनीति में आएंगे, उन्हें शपथ संसदीय दल का नेता चुन लिया गया है। लेकिन राहुल अब तक मोदी से दो हाथ करने में कतरा रहे हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में राहुल को नेता प्रतिपक्ष बनाने की मांग उठी, लेकिन वो वक्त मांग कर निकल गए। राहुल गांधी जी से ये सभी ने गुजारिश की है कि आप लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन का पद लें, ताकि जितनी भी लोग फील्ड में देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, वो आप इस बात को ग्रहण करें। उन्होंने कहा मुझे सोचने का टाइम दिया जाए, थोड़ा मैं सोचूंगा और फिर अपना निर्णय बताऊंगा। कांग्रेस को और जब कुछ नहीं मिला, अंगूर नहीं मिले तो अब खट्टे हैं। अभी तो सरकार बना रहे थे। नकारात्मक राजनीति खत्म हुई है, सकारात्मक राजनीति का दौर शुरू हुआ है, जनता की मुद्दों की जीत हुई है। मोदी की सेना तैयार है, हर मोर्चे पर एनडीए स्पष्ट इरादों के साथ आगे बढ़ रहा है। लेकिन अगले 5 साल के लिए क्या राहुल संसद में मोदी से टक्कर लेने को तैयार होंगे, या नर्वस 90s पर रुकी कांग्रेस के नेता के तौर पर मैदान छोड़कर भाग जाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बैठकों का दौर लगातार जारी है। बातचीत इस पर हो रही है कि आखिर मोदी मंत्रिमंडल में किसको किसको शामिल किया जाए और किसको कौन सी जिम्मेदारी दी जाए। हालांकि सभी पार्टियां पहले से ही अपनी लिस्ट तैयार करके बैठी हुई हैं घटक दलों में कि किसको कौन सी जिम्मेदारी चाहिए, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। जबकि ऑन कैमरा सब ये दिखा रहे हैं कि हमने कोई डिमांड नहीं की है, मोदी जी जो जिम्मेदारी देंगे उसको हम बखूबी निभाएंगे। और राहुल गांधी को लेकर भी हम चर्चा करेंगे आज महाभारत में। लेकिन मेहमान कौन कौन से जुड़े परिचय करा दूं आपका मैं। शहजाद पूनावाला स्टूडियो से मेरे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। इसके अलावा संजय राणा हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक स्टूडियो से ही जुड़ेंगे। अवधेश कुमार वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। साथ ही अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता लखनऊ से इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। वरुण पुरोहित कांग्रेस के नेता जो अमूमन जयपुर से हमें ज्वाइन करते हैं स्टूडियो से ही मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और प्रियंका भारती मेरे साथ है, आरजेडी की प्रवक्ता। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज सभी से मैं कहूंगी, खासतौर पर शहजाद जी आपसे और अनुराग जी आपसे, हम आज कोई डिबेट नहीं चाहते हैं कि एक दूसरे पर आरोप लगाएं या लड़ाई करें। हम हेल्दी डिस्कशन चाहते हैं, क्योंकि कल मोदी शपथ लेने वाले हैं तीसरी बार। इस पर आप लोग क्या कहते हैं, क्या सोच सकते हैं, क्या राय रखते हैं, इस पर बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा। शहजाद जी, पहला सवाल आपसे। भारतीय जनता पार्टी कह रही थी बार बार पूरी तरह तैयार हैं, एनडीए घटक दल एक साथ है, वो दिख भी रहा है। जिम्मेदारी को लेकर कोई दबाव है, किसको कौन सी जिम्मेदारी दी जाए, या फिर सब ओके है? देखिए, जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत अपने आप से मिला था, तब भी हमने एनडीए की सरकार बनाई थी। हरसिमरत कौर बादल जी को मंत्री बनाया था, रामविलास पासवान जी को मंत्री बनाया था, कोई दबाव नहीं था। 2019 में 303 सीटें आई, तब भी हमने जो एनडीए के घटक दल थे उनको मंत्री बनाया था। हमारा चरित्र तो ये है कि नीतीश बाबू, जिनकी सीटें कम है बिहार में हमसे, उनको हमने मुख्यमंत्री बनाया। एकनाथ शिंदे जी, जिनकी सीटें कम है हमसे महाराष्ट्र में, उनको हमने मुख्यमंत्री बनाया। इसीलिए किसी के दबाव में नहीं, हम लोगों के अलायंस का चरित्र है कि एक साथ मिलकर मिशन और विजन से काम करना है। दबाव कहाँ पर है मैं आपको दिखाता हूँ। अब आप देखिए कि जो कन्फ्यूजन में है वो ऐसा कंफ्यूजन है कि उद्धव जी इंडिया अलायंस की मीटिंग में पहुंच ही नहीं पाते हैं। और क्यों नहीं पहुंचते हैं? क्योंकि सांगली की सीट जो है कांग्रेस ने उद्धव जी को दी तो थी, पर अपना कैंडिडेट वहां पर खड़ा करके उनको जितवाकर उन्हें अपनी पार्टी में ले लिया। फिर दूसरा, अब जैसे ही चुनाव खत्म हुए तो आम आदमी पार्टी ने अनाउंस किया कि दिल्ली में गठबंधन ओवर। उसके बाद आप देखिए हनुमान बेनीवाल, क्योंकि जयपुर से हमारे मित्र आए हैं आज, हनुमान बेनीवाल पहुंचे ही नहीं इंडिया अलायंस की मीटिंग में। और चौथा, एलओपी का पद। इंडिया अलायंस ने तो कहा था ना हर चीज जो है तय करके हम लोग करेंगे। अब कांग्रेस को 99 सीटें क्या आई तो ऐसा इतरा रही है कांग्रेस कि उन्होंने बोला एलओपी तो हमारा ही बनेगा। मैं वरुण पुरोहित जी, क्योंकि एक बहुत वरिष्ठ वो व्यक्ति हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आपने एक भी बार अखिलेश जी की पार्टी, प्रियंका जी की पार्टी से पूछा था कि नहीं? नहीं शहजाद, आपने कहा कि हमने हमसे कम सीटों वाली पार्टी के नेता को मुख्यमंत्री बनाया। आपने नीतीश कुमार का नाम लिया, एकनाथ शिंदे का नाम लिया, लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि आप फ्यूचर भाव गए थे, आप जानते थे भविष्य में क्या होने वाला है लोकसभा के चुनाव में, इसलिए उनको सीटें आएंगी और आपको ये जरूरी होगा कि उनको अपने साथ रखें, उनको बड़ी जिम्मेदारी दे, इसलिए आपने मुख्यमंत्री पद पहले दे दिया उन लोगों को कि कुछ नेगोशिएट करने को बचे नहीं आगे। देखिए, मुझे लगता है कि अब इस प्रकार का ये तर्क दिया जा सकता है विश्लेषकों के द्वारा, पर जब उनको मुख्यमंत्री बनाया 2020 में हमारी एनडीए की सरकार बिहार में चुनकर आई, उस समय का अगर आकलन करें तो उस समय तो ऐसी परिस्थितियां नहीं थी और बिहार में तो वैसे हमने अच्छा ही किया। उस समय ये थोड़ी अंदाजा था कि उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र में हमारी इतनी सीटें कम होंगी, जिसके ऊपर हम लोग आत्मचिंतन भी कर रहे हैं। परंतु सवाल ये बनता है कि पूरे देश में एक बात तो स्पष्ट
स्पष्ट है कि एनडीए सरकार के लिए मैंडेट है, ठीक है। इसको हमें नहीं भूलना चाहिए। एनडीए सरकार तीसरी बार अपनी सरकार बना रही है और इसके अलावा बीजेपी स्वयं को कांग्रेस के 3 परफॉर्मेंस से ज्यादा सीट मिली है। तो मुझे लगता है हाँ, हमारी सीटें कम हुई है, हमने गठबंधन धर्म हमेशा निभाया है, उसका आपको कई बार प्रमाण मिलता है। पर यह बताए, आज वरुण पुरोहित जी बड़ा ईमानदारी से बताए कि एलओपी के पद के ऊपर चर्चा तक नहीं किया आपने किसी से। ठीक है, मैं वरुण जी से जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले अनुराग भदौरिया का रुख कर लेती हूँ। अनुराग जी, दूसरे नंबर, अनुराग भदौरिया नहीं जुड़े हमारे साथ अभी। अच्छा वरुण जी, आप जवाब दीजिए, फिर मैं अनुराग जी का रुख मैं बोल पाया। वरुण जी, आपको क्या लगा जो आपकी हिदायत को मानने वाले थे? अनामिका जी, कहाँ से आप ऐसे मासूम हैं आप बहुत ज्यादा। अनामिका जी, क्योंकि आपने कहा कि आज किसी को कोसना नहीं, वैसे हमारा स्वभाव भी नहीं किसी को कोसना। अभी इन्होंने बात की हमारी इतनी सीटें आई, उतनी सीटें आई। अरे भाई, अगर हम जब से इलेक्टोरल डेमोक्रेसी आई, चुनावी राजनीति हुई है, सरकारें बनी, जब से अब तक सीटें गिनोगी तो आपकी पता नहीं कहाँ चले जाओगे रसातल में। ये चीज कंपैरिजन करना मुझे समझ में नहीं आता है कि आपकी सीटें कम हो गई। सबसे बड़ा जो मैं मानता हूँ, प्रधानमंत्री जी जो जिनके नाम के लिए उन्होंने व्यक्तिवादी राजनीति कर दी, बीजेपी पार्टी विद द डिफरेंस होती थी, और एक क्रिएशन किया 2014 से कि नेता विद द डिफरेंस है मोदी जी। आज मोदी जी जहां बनारस में विपक्ष, मैं फिर कह रहा हूं, मैं तो सच बोलता हूं, कोई इनकी जैसे कपोल कल्पित बातें नहीं करता हूं, कि वहां मजबूती से विपक्ष नहीं लड़ पाया, उसके बावजूद 5 लाख वोट कम हो गए। तो जिस आदमी का ग्लैमर कम हो गया, जिस आदमी के नाम के पीछे आप अपनी सीटें लाना चाह रहे थे, 400 बार 500 बार, पता नहीं लक्षद्वीप तक डुबकियां कहां लगाना चाहिए इच्छा थी आपकी, वो जनता ने नकार दी। और कांग्रेस पार्टी की आपने डबल के करीब सीटें हो गई। अब आप कह रहे हो कांग्रेस पार्टी उछल रही, कहां उछल रही कांग्रेस पार्टी? और जहां तक सीडब्ल्यूसी की बैठक है, हमारा प्रोसेस वरुण जी, अच्छी बात है, डबल सीट हो गई है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि 2014 से पहले और आज की स्थिति कंपेयर कीजिए तो बहुत ज्यादा स्थिति कांग्रेस की नहीं अच्छी हुई है। आप 2014 और 19 से भले कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन जिन पार्टियों के लिए, जिस पावर के लिए कांग्रेस पार्टी जानी जाती थी, उससे बहुत पीछे है कांग्रेस। वो ये बात मैं मानता हूं, आपने कहा जिस पावर के, जिस एनर्जी के लिए कांग्रेस जानी जाती थी, उससे पीछे, उसको हम सुधारेंगे। सुधार तो हुआ ही है, हो सकता है कई बार स्पीड स्लो होती है, कई बार ज्यादा होती है। आपने एक बात नोट नहीं करी, 240 सीटें, कितने सांसद कांग्रेस बैकग्राउंड के भारतीय जनता पार्टी में। आज भारतीय जनता पार्टी में पार्टी विद द डिफरेंस इसलिए बात की, अटल जी अडवाणी जी टाइम एक एथिक्स मोरालिटी थी, एक प्योरिटी थी, संघ की पृष्ठभूमि का आदमी बीजेपी को चलाता था। आज बीजेपी पूरी कांग्रेसीकरण हो गया। तो हर पार्टी जब कांग्रेसीकरण हो गया तो आप ये नहीं कह सकते कांग्रेस जो एक आइडिया है, एक विचार है देश के अंदर, आजादी से पहले से और आजादी के बाद, आज सारी पार्टियों को कांग्रेस विचार की छत्र छाया में रहना पड़ रहा है। आज मोदी जी सत्ता में है कांग्रेस के नाम के कारण। फिर वो विचार उत्तर प्रदेश में अपनी ताकत क्यों नहीं दिखा सका? कांग्रेस वो विचार उत्तर प्रदेश में अच्छे से, अपनी मजबूती से वैसे चुनाव क्यों नहीं लड़ सका? उत्तर प्रदेश जहां कांग्रेस पार्टी कहीं कुछ नहीं थी, समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ा उन्होंने और ये सोचा कि हम और ज्यादा अच्छे से मजबूती से अपनी बात जनता तक पहुंचा सकेंगे। सर, वो मजबूती नहीं दिखी ना कांग्रेस पार्टी में, उत्तर प्रदेश में। सर, मैं आ रही हूँ, आप लोगों से बात करूंगी। बड़ी खबर इस बीच आ रही है, एनडीए सरकार पर ममता बनर्जी ने बड़ा हमला बोला है। एनडीए सरकार लंबे समय तक नहीं चलेगी, हालांकि विपक्ष की ओर से लगातार ये बात कही जा रही है। अभी तीसरी बार नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली भी नहीं है, उसके पहले ही इंडी गठबंधन की ओर से लगातार ऐसी बातें कही जा रही हैं। कुछ दिन बाद हमारी सरकार बनेगी, ममता बनर्जी ये कह रही हैं। सरकार को एनआरसी हटाना होगा, ममता बनर्जी ये बात कह रही हैं। अवधेश जी, अभी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली रही है, एनडीए की सरकार तीसरी बार बनी नहीं है, पहले से ही विपक्ष की ओर से ऐसे बयान, ये मतलब डिमोरलाइज करने के लिए या फिर अपना डर दिखा दूर करने के लिए कि हाँ भाई हम ऐसा बोलते रहे, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे नेता टूट जाए? फिर नहीं, यही बात होती है कि अब उन्होंने जब अपने मतदाताओं को बताया होगा कि आने वाले समय में सरकार बनेगी, ममता बनर्जी प्रधानमंत्री की उम्मीदवार भी थी, ये भले वो घोषित रूप से नहीं था लेकिन बता रही थी, तो इस समय घटक दलों के लिए अपने मतदाताओं का और अपने कार्यकर्ताओं का आत्मविश्वास बनाए रखने के लिए यही तो एक रास्ता है। ये सरकार तो बस गिरेगी और हमारी सरकार बनेगी। जिन लोगों ने चुनाव में बहुत सारी मदद किए होंगे, बहुत लोगों ने पैसे लगाए होंगे अलग अलग उम्मीदों से, तो यही कहा जाता है। और ये सवाल यह है कि अगर ये सरकार अस्थिर होगी तो आईएनडीआईए की कोई सरकार बनती तो वो क्या होती, वो स्थिर हो जाती है, उसमें तो और ज्यादा समस्या आती, क्योंकि उसमें इतना बड़ा कोई दल है ही नहीं। अच्छा। इस समय का सिचुएशन देश का यह है कि जो विपक्ष ये सोचता था कि नीतीश कुमार कुछ न कुछ ऐसी भाषा बोलेंगे जिससे लगेगा कि आज न कल सरकार से जाएंगे, या टीडीपी बयान में कुछ न कुछ बात करेगी, जो कल के कार्यक्रम हुए हैं और जो उनके प्रवक्ताओं के जो बयान आ रहे हैं उसमें तो इस बात का संकेत भी नहीं है कि उन लोगों ने आईएनडीआईए के किसी वक्तव्य का कॉग्निजेंस भी लिया हो। क्योंकि नीतीश जी तो कह रहे हैं कि अरे इस बार तो जो जीत गया, अगली बार तो सब हारेगा।
आप ही के नेतृत्व में जो है देश चलता रहेगा 2029 में भी। तो जो नेता ये कह रहा है, 2 ही लोगों से इनकी उम्मीद है ना। और अनामिका, दूसरी बात यह भी है कि कोई वैकल्पिक सरकार बनाने के लिए संख्या बल भी चाहिए। ऐसे तो ये जाने वाले नहीं है, लेकिन मान लो अगर ये दोनों चले भी जाते तब भी क्या INDIA के पास इतनी संख्या है कि सरकार बन जाती? तब भी मिलाकर 262 नहीं, तभी तो अवधेश जी तभी तो कह रहे हैं, मैं जरा प्रियंका जैसे भी रिएक्शन ले लूं, तभी तो केसी त्यागी कह रहे हैं आज बातचीत में हमसे कि नीतीश कुमार को सीधे सीधे इंडिया गठबंधन से ऑफर दे दिया गया था कि आप PM बन जाइए। प्रियंका जी ये इतनी छटपटाहट क्यों है? तब भी नहीं, सुनो, तब भी संख्या नहीं थी ना। ठीक आ रही है प्रियंका भारती, या तो NDA ये छटपटाहट किस बात की है भाई? नतीजे आए, 4 दिन हुए नहीं है, PM पद ऑफर कर दिया पहले से ही, केसी त्यागी कह रहे हैं। नीतीश बाबू ऐसी बात बोले हैं कि हम लोगों ने PM पद ऑफर किया, क्या होगा क्या नहीं हुआ ये देखिए। मैंने बोला जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी, मैं नीतीश कुमार का नाम नहीं लिया मैम, मैंने केसी त्यागी बोला, 3 बार केसी त्यागी बोला मैंने। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि नीतीश बाबू ने ऐसा नहीं बोला है। और रही आगे की बात, तो मेरा यही कहना होगा, कंस्ट्रक्टिव डिबेट की बात कर रही थी, हम उसी कंस्ट्रक्टिव डिबेट में आपको लेकर के जा रहे हैं कि जैसे ही अगर मोदी जी की सरकार बनती है, हमारा अप्रोच यही होगा कि जितने भी युवाओं को बेरोजगारी की दलदल में भाजपा ने धकेला, इस देश में एम्प्लॉयमेंट को जनरेट किया जाए। साथ ही साथ, क्योंकि नीतीश बाबू ने बिहार में भी महागठबंधन की सरकार में जातिगत जनगणना करवाई, ऑल्दो भाजपा इसके विरोध में रही, सुप्रीम कोर्ट में गई, तो हमारा यही रहेगा कि पूरे देश भर में जातिगत जनगणना हो, पिछड़ों को न्याय मिले, 50% का जो कैप लगा रखा है रिजर्वेशन में उसको खत्म किया जाए और प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन को इंप्लीमेंट किया जाए। तो ये सारी हमारी रणनीतियां रहेंगी कि आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय का तालमेल बना रहे। अब कह रहे थे शहजाद पूनावाला, हमारी इतनी सीटें हैं। अरे भाई, 19 केंद्रीय मंत्री हार गए आपके। केंद्रीय मंत्री वो होते हैं जिनको विभाग दिया जाता है बड़ा बड़ा, और अपने विभागों में उन्होंने काम नहीं किया होगा, तब तो इतनी बुरी तरह हारी है। महिला विकास कल्याण मंत्री जो रही हमारी स्मृति ईरानी जी, सबसे ज्यादा वोटों से वो हारी हैं। इसका अर्थ क्या है? महिलाओं को 1% उन पे भरोसा नहीं रहा। जिस तरह से महिलाओं का दोहन हुआ पूरे भाजपा काल में, कोई पे भरोसा नहीं जता रहा था, इसलिए आपके 19 केंद्रीय मंत्री हारे हैं। खुद नरेंद्र मोदी 224 सांसदों के पीछे वोटों की गिनती की जाए तो, और 116 भाजपा के ऐसे सांसद हैं जो वोटों की संख्या में नरेंद्र मोदी से आगे हैं। तो नरेंद्र मोदी का जो सो कॉल्ड चार्म है वो खत्म हो चुका है, और साथ ही साथ जो मोदी 3.0 आप ये जो बात कह रही है, मैं इसमें आपको एक आंकड़ा दूंगी, लेकिन शहजाद पहले जवाब दे दें और संजय जी भी मेरे साथ जुड़े। उससे पहले बड़ी खबर बताऊंगी, जल्दी से शहजाद अपनी बात पूरी कीजिएगा। मैंने आपकी सारी बातें सुनी, आपको तो 24 में से 4 सीट मिली, चिराग पासवान जी को तो 5 में से 5 मिली, तो आप तो चिराग पासवान जी की पार्टी से अब छोटी पार्टी हो चुकी है। तो कम से कम उसका तो आप लोग जो है, मुझे लगता है कि इतना गुमान मत कीजिए। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, आप लोग कह रहे कि हम लोग हार गए, भाई आपके पूरे अलायंस से ज्यादा मोदी जी की सीटें हैं। तीसरी बार एक व्यक्ति प्रधानमंत्री बन रहा है, 60 वर्षों में ये नहीं हुआ है। और 3 बार देखे, मैंने बीच में नहीं बोला प्रियंका जी, आज वो डिबेट नहीं हो रही है, पहले ही बता दिया था अनामिका जी ने। तो थोड़ा सा मुझे पता है जंगलराज वालों को नियम कायदे कानून से कोई लेना देना नहीं होता। देखिए आप वही प्रियंका भारती, प्रियंका जी मैंने पहले ही कहा था शुरुआत में कि आज लड़ाई झगड़ा नहीं, अपने अपने समय पर अपनी बात रखिए, क्योंकि आज मैं डिस्कशन चाहती हूँ, कोई डिबेट नहीं होनी चाहिए। मैम अपनी बात रखिए, अपनी पार्टी की बात रखिए। 3 चुनावों में कांग्रेस पार्टी 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पा रही है। यदि आपको इसमें भी घमंड महसूस हो रहा है तो आप घमंड महसूस कीजिए, परंतु मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूँ। एक, उन्होंने कास्ट सेंसस का कहा, प्रियंका जी कान खोलकर कई बार डिबेट में मैंने बताया, कास्ट सर्वे तो हमने बिहार में करवाया था, हमारी सरकार थी। कास्ट सेंसस के प्रति हमारा कोई विरोध नहीं है, पर टीएमसी ने विरोध किया है। और आपको बता दें, कास्ट सर्वे कर्नाटका में आपकी सरकार ने रोका है, हिमाचल में आपकी सरकार है, कांग्रेस पार्टी की सरकार है, वहां पर नहीं होने दिया है। आप बता दीजिए, कर्नाटका में तो सर्वे होकर रखा है, रिपोर्ट क्यों नहीं जारी करते आप? और रोका किसने था कास्ट सर्वे? सबसे पहले नेहरू जी ने, और नेहरू जी ने तो पत्र में लिखकर कहा था कि भाई मैं रिजर्वेशन के खिलाफ हूं, 2nd क्लास बन जाते हैं लोग। अब बता दीजिए, आप छोड़ देते हैं इस विषय को। मैं आज सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, मुझे लगा वरुण जी देखिए गंभीर व्यक्ति, वरुण जी आपने बोला कांग्रेस पार्टी एक विचार है। अरे भाई बीच में आप फिर से बोल रहे हैं, बात करिए फिर मैं बड़ी कांग्रेस ना बोले क्या? नहीं, आरजेडी बोलती रहेगी, कांग्रेस नहीं बोलेगी क्या? कांग्रेस को नहीं बोलने देना है क्या? कांग्रेस को नहीं बोलने देना है क्या? आपने बताइए टीटीपी जो दे रही है उसके क्या बोलिएगा? बीच में बोलती रहेंगी तो कैसे मैं एड्रेस कर रहा हूं जो वरुण जी प्रियंका जी
नहीं देखिए, बोलेंगे। वरुण जी मुझे ने लगता है आप डिबेट और डिस्कशन का फॉर्मेट वरुण समझती जी ने हैं। कहा, वरुण जी ये बार बार तर्क लाते हैं कि भाजपा का कांग्रेसीकरण हुआ। वरुण जी 2009 में हमारे 7.5 करोड़ वोटर थे, आज हमारे वोटर 24 करोड़ हो चुके हैं। तो निश्चित रूप से कांग्रेस के वोटर हमारे वोटर बने, तो नेता भी आएंगे कांग्रेस के। पर आप बताइए कि आपके जो कांग्रेस की विचार है, लद्दाख में गायब, जम्मू कश्मीर में गायब, दिल्ली में गायब, मध्य प्रदेश में गायब, दादरा नगर हवेली में गायब, हिमाचल में गायब, उत्तराखंड में गायब, आंध्र में गायब, अरुणाचल में गायब, त्रिपुरा में गायब, 14 स्टेट में जीरो मिला है, 16 स्टेट में वोट गिरा है। आप चिंता कीजिए, राहुल गांधी को कब तक आप नेता बना मैं मवारू जी आपसे भी इस पर रिएक्शन लूंगी। प्रियंका भारती भी कुछ कह रही है, मैं उस पर भी बात करूंगी। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है, जो फैक्ट्स कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सीटों में भले ही कमी आई है, लेकिन वोट परसेंटेज केवल 1% कम हुआ है। इस पर भी बात करूंगी, लेकिन बड़ी खबर इस बीच आ रही है। नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे जेडीयू नेता ललन सिंह, संजय झा नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे हैं। उमेश कुशवाहा भी नीतीश से मिलने के लिए पहुंचे हैं। लगातार नीतीश कुमार से भी मुलाकातों का दौर जारी है। एक तरफ सुबह से ही आज प्रधानमंत्री आवास पर जेपी नड्डा, अमित शाह जैसे कद्दावर नेता भारतीय जनता पार्टी के मौजूद थे और लगातार चर्चा हो रही थी। कल भी दिन भर हमने देखा कि कैसे जेपी नड्डा के आवास पर तमाम घटक दलों के नेता मिलने के लिए पहुंचे थे कि कौन सी कैसे जिम्मेदारी दी जाए, किस नेता को क्या जिम्मेदारी दी जाए, इस पर भी बातचीत हुई है। और आज की मुलाकात कितनी खास है नीतीश कुमार के घर पर, जानने के लिए दीपेश का रुख कर लेते हैं। दीपेश इस वक्त हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। दीपेश, नीतीश कुमार के घर पर भी लगातार तांता लगा हुआ, मुलाकातों का दौर जारी है। हर सांसद ये चाहता है कि उसे कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल जाए केंद्र में इस बार। देखिए बिल्कुल अनामिका, अब ये वो अंतिम वक्त बचा हुआ है जब जो लिस्ट है वो फाइनल हो रही है और ये फाइनल लिस्ट जो है वो राष्ट्रपति भवन पहुंचने वाली है। और यही कारण है कि हर एक शख्स ये चाहता है, हर सांसद ये चाहता है कि उसके पार्टी के कोटे से उसका मंत्री पद का नाम जो है वो फाइनल हो जाए। लेकिन जेडीयू का जहां तक जिक्र है वो ये बात निकलकर सामने आ रही है कि ललन सिंह और रामनाथ ठाकुर, ये दो नाम लगभग तय आज सुबह से ही चल रखे गए कि ये दो जेडीयू के कोटे से मंत्री बनेंगे और बाकी जो दो नाम है वो बाद में जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उसके बाद देखने को मिलेंगे। लेकिन प्रारंभिक तौर पर अभी जो चर्चा है वो जेडीयू कोटे से यही निकलकर सामने आ रही है कि एक तो ललन सिंह और दूसरे नाम रामनाथ ठाकुर जो स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं। इन दो नामों को लेकर चर्चा सुबह से तेज है और अब लगभग ये दो नाम तय माने जा रहे हैं। लेकिन उमेश कुशवाहा और संजय झा का नीतीश कुमार से मुलाकात करने पहुंचना अपने आप में बहुत ज्यादा मायने रखता है कि अब देखने वाली बात होगी कि इस मीटिंग के दौरान किस मसले को लेकर बातचीत चल रही है और क्या इन नामों में कोई और फेरबदल जो है वो देखने को मिल सकता है या फिर दीपेश, क्योंकि सुबह तक तो ये चर्चा थी कि जो दो बड़े नाम हैं उनमें ललन सिंह और रामनाथ ठाकुर का नाम शामिल है। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे शाम हो रही है उसमें एक दो नाम और जुड़ते जा रहे हैं। बल्कि मैं तो ये कहीं पढ़ भी रही थी, मैं संजय जी से भी इस पर रिएक्शन लूंगी कि मैं संजय जी कहीं पढ़ भी रही थी कि हो सकता है कि बिहार से 10 लोगों को बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाए। लेकिन मैं इस पर आपसे बात करूं, एक ग्राफिक्स दिखा देती हूं उससे पहले कि किनको लेकर, संभावित चेहरों को लेकर किन किन बातचीत हो रही है। क्योंकि मंत्रिमंडल बनने से पहले या शपथ ग्रहण से पहले हमेशा ये चर्चा होती रहती है कि कौन कौन से नाम हो सकते हैं। शिवराज सिंह चौहान का नाम शामिल है क्योंकि बड़े मार्जिन से जीते हैं। साथ ही चिराग पासवान को लेकर भी चर्चा लगातार की जा रही है कि चिराग पासवान भी इस बार मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। जेपी नड्डा जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के हैं, उनको भी जिम्मेदारी दी जा सकती है। ये बड़े नाम है। संजय जी, देखिए ऐसा है कि जब हम चर्चा करते हैं बड़े नामों की, भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक चौंकाने वाली पार्टी है। देखिए पहले जब चुनाव होते थे और जब मंत्रिमंडल का गठन होता था तो कई स्टूडियो से मंत्रिमंडल का गठन हो जाता था और 3 दिन पहले पता चल जाता था कौन मंत्री बन रहा है, कौन संतरी बन रहा है। लेकिन इसमें क्या होता है, संभावित नाम जिसके अगर चलते हैं तो हो सकता है उसका पत्ता कटने का भी चांस हो जाता है। तो नरेंद्र मोदी का जो काम करने का स्टाइल है बिल्कुल डिफरेंट है और उस स्टाइल को समझने की जरूरत होती है। कभी कभी चलने वाले नाम नहीं रहते और जो नाम नहीं रहते वो चलन में आ जाते हैं। अभी मैं आपकी डिबेट सुन रहा था, दो व्यक्ति ने बड़ी अच्छी चर्चा की है कि भैया हमारी सीटें बढ़ गई, ये इनकी सीटें घट गई, परसेंटेज घट गया। तो कभी कभी लगता है दिया जो सूरज को दिया दिखाने बराबर है। हमारी आरजेडी की बहन बोल रही थी हम इतनी सीट जट गए, 24 सीट लड़ी थी, 4 सीट पाई है, 16% स्ट्राइक रेट है, 54% स्ट्राइक रेट वाली पार्टी को बोल रहे तुम तो हार गए हो। कांग्रेस की बात करते हैं 326 लड़ी थी और 99 पे आ गई, 30% स्ट्राइक रेट है। बात कर रहे भैया तुम सबसे बुरा परफॉर्मेंस अगर आजादी के बाद से आज तक का है तो कांग्रेस का 2019 का। इस बीच बहुत बड़ी खबर आ रही है, सोनिया गांधी संसदीय दल की नेता चुनी गई हैं। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में फैसला हुआ है कि सोनिया गांधी संसदीय दल की नेता चुनी गई हैं। अभी तक चर्चा राहुल गांधी को लेकर थी,
और ये कहा जा रहा था कि राहुल गांधी नेता विपक्ष बन सकते हैं, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रस्ताव रखा सोनिया गांधी के नाम का और सोनिया गांधी के नाम पर सहमति बनी है। अब सोनिया गांधी संसदीय दल की नेता होंगी और नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी भी सोनिया गांधी संभालेंगी। किस बात का डर है वरुण जी? किस बात मैं का आपको डर क्लैरिफाई कर दूं, लोकसभा में नेता अलग होता है, ये लोकसभा में पार्लियामेंट्री ये जस्ट क्लैरिफिकेशन, वो पार्लियामेंटी पार्टी की चीज है, लोकसभा का नेता कौन रहेगा उसके होगा चुनाव बाकी। मैं अभी शहजाद भाई ने बड़े विद्वान है और बड़ा डिसेंट वे में सारी बात रखते हैं अपनी। मैंने उन्होंने बात की, विचार की। देखिए जब जनसंघ बना था, आरएसएस का फॉर्मेशन हुआ था, गुरुजी गोलवेलकर की सबकी आइडियोलॉजी सब देश में चली थी, तो वो कांग्रेस से भिन्न थी। मैं उस पर स्ट्रेस दे रहा था, कांग्रेस से भिन्न थी, वो प्योरिटी एक अलग क्रिएट करी थी उन्होंने। और वो जनसंघ बाद में बीजेपी में कन्वर्ट हुई, थोड़ा क्रिटिसिज्म भी हुआ, मधोक साहब को हटाया गया, जबरदस्ती बनाई गई, वो अलग उनका विषय बुजुर्ग लोगों का अपने हिसाब से हुआ, उनके जो विचार रहे होंगे आपस में। तो वो प्योरिटी जो खत्म कर दी, उसकी मैंने बात की। जो कांग्रेस पार्टी की जो इन्होंने बात की, वोटर बिल्कुल सही बात है, वोटर खिसका है, सीटें कम हुई है कई स्टेट्स में साहब, उसकी तो मैंने कहा विपक्ष मजबूती से लड़ता तो ये सब बात नहीं आती। आज मोदी जी जो जीते हैं 1.5 लाख से, वो 75,000 वोट ही ट्रांसफर हो जाते तो ही हार जाते। तो विपक्ष की कमजोरी के कारण ही तो ये सरकार बन रही है। जब भी मैंने आपने देखा होगा, मैंने हर डिबेट में चुनाव टाइम कहा विपक्ष का ग्लैमर बना नहीं, मोदी जी का ग्लैमर रहा नहीं। आज जनता ने जो चुनाव दिखाया वो इसीलिए दिखाया, इन्होंने हमेशा करा फेस भाई राष्ट्रपति प्रणाली है ही नहीं, जो फेस क्या होता है संसदीय प्रणाली है, उसको आप नैरेटिव क्रिएट ऐसा कर रहे हैं, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो। ये बात इंदिरा जी के समय भी हुई थी, देश में कई बार ऐसी चर्चाएं चलती थी कि अमेरिका का जो है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाया जाए, लेकिन वो हिंदुस्तान में लागू नहीं हो सकता था, क्योंकि अलग अलग भिन्न भिन्न क्षेत्र हैं, हर तरह के लोग हैं, हर तरह की संस्कृतियां हैं। तो ये बात जो है विचार की, वो मैं इनको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अभी स्ट्राइक रेट की बात की संजय जी ने, अरे भाई क्रिकेट का मैच थोड़ी चल रहा है, स्ट्राइक रेट ये आदमी की एक विचार होता है, एक व्यूज होते हैं, जनता चुनती है। मतलब उसमें कोई स्ट्राइक रेट हार गए, प्रश्न उठा दिया गया तो आपको बुरा लग गया। बॉल मत करो, क्रिकेट का गेम नहीं है, नो बॉल्स एंड वाइट बॉल्स। नहीं वाइड हीट विकेट आप हो गए, हम बोल तो नहीं रहे सर, आप तो हीट विकेट हो गए। क्रिकेट का गेम नहीं, क्रिकेट का गेम। आप जो बात करना चाहते हो आप क्रिकेट के संदर्भ में करो, राजनीतिक रूप से बहुत गहराई चाहिए होती है, राजनीति की जो इंटेलिजेंस होती है, पॉलिटिकल इंटेलिजेंस, उसकी आवश्यकता मैं आप पे टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, मैं विपक्ष की बात कर रहा हूँ। पॉलिटिकल डेप्थ होती है, पॉलिटिकल इंटेलिजेंस होती, तो तीसरा टर्म मोदी जी को नहीं मिलता, दूसरा भी। देखिए कितनी अच्छी बात इन्होंने बोली। आपकी बात पे सबसे ज्यादा प्रियंका भारती मुस्कुरा रही हैं। प्रियंका भारती को बहुत हंसी आ रही है, लेकिन प्रियंका जी पहले परफॉर्मेंस तो देख लीजिए अपनी पार्टी की, इतना हंसने की क्या जरूरत है यार। 16% रही था क्या कि हम इतना बड़ा गठबंधन बनाएंगे, इतना बड़ा कुनबा जोड़ लेंगे, उसके बाद भी वहीं के वहीं रह जाएंगे, बल्कि कम ही हो गए हैं। वही है ना, विश्लेषक बन के आ जाते हैं, पर इनको कोई विश्लेषण आता नहीं है। इनको मालूम नहीं है कि बिहार में आज भी भाई साहब, अरे मैंने तो प्रश्न पूछा, आंसर है नहीं आपके पास, अब लगी विश्लेषण आता है नहीं आता है। अरे कम से कम गणित तो आती है आपसे ज्यादा मुझे, हमारी डिग्री के हिसाब से भी आती है और ऐसे भी आती है। नहीं दुर्भाग्यपूर्ण है ना, थोड़ा सुनने नहीं, सुनने वाली बातें क्या है, आपको खुद ही नहीं पता आपका स्ट्राइक रेट क्या है। थोड़ा सीखिए। हम सीख लिए हैं दीदी, सीख के बैठे हैं आप लोग, और व्हील चेयर पे बैठ के चलने लगे थे ममता बनर्जी की तरह, कुछ वोट मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। बिहार की जनता बड़ी समझदार है और इतनी समझदार है कि आपको वोट नहीं दिया और आपको दरकिनार कर दिया। लेकिन वो तो कह रहे हैं पहले से हम बढ़े हैं ना संजय जी। छोड़ दीजिए। नहीं बिल्कुल सच बोला, कांग्रेस भी पहले से बढ़ी है, कांग्रेस भी बढ़ी है। हमने कब बोला कि कौन सी पार्टी कम हुई है, सारी पार्टियां बढ़ी हैं। आपका 33% मार्क होता था, आप 35% पा गए तो बढ़ना बोलता है, इसको कम होना नहीं बोला जाता है। कम से कम हमारी सीटें तो बढ़ी है ना। और देखिए दूसरी बात, सब लोग बोले थे विचारधारा, कांग्रेस कोई विचारधारा नहीं है। सर दोनों लोग बोलेंगे नहीं समझ आया। बदला है वो काबिले तारीफ है विपक्ष के लिए, क्योंकि 37 पार्टी मिलकर लड़ रही थी और उसके बाद भी 234 पे सिमट गई। तारीफ करनी पड़ेगी, तारीफ करनी पड़ेगी फेलियर होने की, प्रियंका जी को बोलने पीछे से फर्स्ट आने की तारीफ। जैसे ही वरुण पुरोहित ने संजय राणा के लिए बात कही, वैसे ही प्रियंका जी बहुत तेज से हंसी थी। प्रियंका भारती को बहुत तेज से हंसी आएगी ना। इन्होंने क्या बोला वरुण जी, बड़े प्रकांड मतलब हमारी तरफ से ज्ञानी व्यक्ति नहीं चाहिए तो सब। अरे नहीं मैं आता हूँ, तू मैं कर भी नहीं सकती, उसके लिए ज्ञान चाहिए ना, ज्ञान आपके पास है नहीं। देखिए वरुण सर ने हमारे लिए क्या बोला कि आप क्रिकेट मैच नहीं कराइए, आप नहीं समझते चीजों। बिल्कुल विपक्षों के लिए मैं चर्चा कर रहा हूँ, बिल्कुल
इन्होंने सही कहा, विपक्षियों में जो समझदारी की कमी है उसको उजागर करता है, जो उनकी कमियां हैं उसको उजागर करता है। उन्होंने हमारे ऊपर नहीं टिप्पणी की, उन्होंने बोला विपक्ष 37 पार्टी होने के बाद भी 234 नहीं ला पाया, विपक्ष में बहुत सारी कमियां। इन्होंने बोला कांग्रेस कोई विचारधारा नहीं है, कांग्रेस समूह ऑफ पीपल को बोलते हैं, कांग्रेस की परिभाषा यही है। उसमें जनसंघ वाले भी हुआ करते थे एक जमाने में आजादी के पहले, और अलग अलग विचारधारा के लोग हुआ करते थे, क्योंकि समूह कहा जाता था, ग्रुप ऑफ पीपल को कांग्रेस बोला जाता। कांग्रेस कोई विचारधारा नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, मैं खत्म कर दूंगा 30 सेकंड। नंबर 2, इन्होंने बोला कि एक व्यक्ति का चेहरा नहीं होता। मान्यवर, आजादी के समय से, नेहरू जी के समय से एक चेहरा आ रहा है, नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, उसके बाद अटल जी, अभी मोदी जी, और उसके बाद अगर छोटी पार्टी में रख ले आरजेडी में लालू जी, मुलायम जी, सारे जी लगे हुए हैं। अगर अनुराग भदौरिया किसी कारण से नहीं जुड़ पाए हैं तो प्रियंका भारती उनकी कमी पूरी कर रही हैं, बराबर बोल रही हैं उनकी तरह, जैसे वो बीच में बोलते हैं, लगातार बोलते हैं, वैसे ही आज प्रियंका भारती भी लगातार बोल रही हैं। प्रियंका जी अपनी बारी पे अपनी बात रख रही है, मैंने सुना ना आपकी बात को, मैं तो बिना टर्न के आपके पास आई जिससे अपनी बात आप रख सकें। संजय राणा बीच में तो टप्पल इतना बोले जा रहे हैं कि उस समय उनको कैसे नहीं रोका, उनको रोकना चाहिए था। यहाँ मैंने 10 सेकंड मुझे इंटरप्ट दे दीजिए, आगे मैं बोलती ही नहीं हूँ। बोलिए 10 सेकंड लीजिए, बोलिए 10 सेकंड बोलिए, 10 सेकंड बोलिए मैम। देखिए इस तरीके से आज शहजाद पूनावाला बोल रहे हैं कि जातिगत जनगणना का मुद्दा छोड़ दीजिए, नहीं छोड़ेंगे क्योंकि ये देश की 85% आवाम का मुद्दा है। और जिस तरीके से भाजपा के लोग पहले संविधान को बदल देंगे वाली बात बोलते थे, मुझे बताइए शहजाद की बात को आप कोट कर रही हैं। अभी आज डिबेट में, अभी आज महाभारत में, आज महाभारत में मैम, या तो अरे आप क्या एक सेकंड गिन रही है क्या? पहले आप अगर किसी की बात को कोट कर रही है तो मुझे बताइए कब बोला? 5 सेकंड और आप मुझे बताइए पहले बोला कब? बड़ी खबर आ रही है, मैं शहजाद उसके बाद आपके पास आ रही हूँ सर, आ रही हूँ। बड़ी खबर आ रही है, मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू ने बयान दिया है कि शपथ ग्रहण में शामिल होना गर्व की बात है। मोदी के शपथ ग्रहण में शामिल होंगे मोइजू, दोनों देशों के संबंध बेहतर होंगे, मालदीव के राष्ट्रपति का यह कहना है। हालांकि पिछले दिनों शहजाद देखा था हमने कि रिश्तों को लेकर कैसे खटास आई थी, कैसे बयान दिए गए थे, खैर उस पर बाद में हम बात करेंगे, लेकिन पहले प्रियंका भारती पर जवाब दीजिए। एक वाक्य देखिए, पहले तो मैंने कास्ट सेंसस को लेकर मैंने इनसे पूछा कर्नाटका में रिपोर्ट क्यों नहीं जारी करवाते, हिमाचल में क्यों नहीं करवाते, और रोका किसने, छोड़ देते इस विषय को। मैं वरुण जी को एक बात पूछना चाहता हूँ, उन्होंने अभी संजय राणा जी पर बोला कि क्रिकेट की टर्मिनोलॉजी, कांग्रेस पार्टी ने ऑफिशियल हैंडल से एक ट्वीट किया कि बीजेपी के खिलाफ 58% वोटर है। मान्यवर, ऐसे कोई देखता है क्या? वैसे तो फिर आप देखो कि कांग्रेस को 22-23% वोट मिले, तो क्या कांग्रेस के खिलाफ 77% वोटर है क्या? इस प्रकार के कुतर्क कांग्रेस पार्टी ऑफिशियली करती है। मैं वरुण जी से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हालांकि वरुण जी ऑफिशियली रिप्रेजेंट नहीं करते, पर वो ऐसे व्यक्ति है जिनको मतलब सुनने में अच्छा भी लगता है कि कांग्रेस के तर्क बेहतर रखते हैं प्रवक्ताओं से। अब मुझे बताइए ये कुतर्कता कौन करते? तो अगर उन्होंने स्ट्राइक रेट बोला तो वो तो फिर भी लॉजिकल बात है। देखिए अनामिका जी, वो भी चुप लेकिन वो ये भी कह रहे हैं, लेकिन आपने मालदीव के राष्ट्रपति की बात को भी सुना है, वो भी ये कह रहे हैं मेरे लिए ये गौरव की बात है, ये गर्व की बात है, क्योंकि जब पिछले दिनों रिश्तों में थोड़ी सी खटास आई थी तो विपक्ष की ओर से बड़े सवाल खड़े किए गए थे कि आप अपने आसपास के देशों से, या जो देश जहां पर सबसे ज्यादा भारत के लोग घूमने के लिए जाते हैं, तो उनसे आप रिश्ते मजबूत नहीं कर सकते हैं। अब सर वही आ रहे हैं शपथ ग्रहण में और कह रहे हैं कि हमारे लिए गर्व की बात है शपथ ग्रहण में शामिल होना। भारत का राष्ट्रपति हो, भारत का प्रधानमंत्री हो, कोई भी उसके शपथ ग्रहण में आते हैं विदेशी, तो उनके लिए गर्व की बात है। भारत दुनिया को नेतृत्व देता है हमेशा से। तो सर बोलते हैं रिश्ते और सुधरेंगे इससे, हमारे संबंध और बेहतर होंगे इससे। अच्छी बात है। मैंने तो आपको कहा, आपने शुरू में कहा डिबेट नहीं होनी। सर आप जैसे नेता अगर सब हो जाए ना विपक्ष में या कांग्रेस में, तो सर सुधर जाएगी स्थिति। डिस्कशन की बात करता हूँ, ये आपस की कमेंट्स की बंद करके किसकी क्या स्ट्राइक रेट, क्या परसेंटेज की बजाय हमको देखना चाहिए नई सरकार बन रही है, विपक्ष मजबूत हुआ है, तो किन किन मुद्दों पे देश को आगे इस सरकार से काम कराना है। सरकार से काम कराना हमारी जिम्मेदारी है, पकड़ के काम कराएं, हमारे प्रतिनिधि हैं। तो अभी जैसे आरक्षण की बात थी, आरक्षण में बहुत से लेकुन हैं। मैं कहूंगा आरक्षण का पर पुनर्विचार करना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जिसको जैसे क्रिमिलेयर इसको हटाना करना, इस बड़े नेताओं ने कुछ भी कहा, हम जनता हैं, हमको एक बात करनी चाहिए इस नेशनल चैनल के माध्यम से, जातीय जनगणना में क्या अच्छाई क्या बुराई है, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, या आर्थिक सर्वे होना चाहिए, आरक्षण का आधार आर्थिक होना चाहिए। आपकी बात प्रियंका भारती भी सुन रही हैं, वो तो और आज मनोज झा ने खुले तौर पे कहा है कि चाहे विशेष राज्य के दर्जे की बात हो बिहार को लेकर, या फिर चाहे जातिगत जनगणना की बात हो, उस पर हम सरकार से उस पर भी चाहते हैं कि विचार करें आने वाले समय में। संसद चलानी चाहिए। आरजेडी के नेता तो ये मांग कर रहे हैं। आम जनता के पैसे संसद चल रही है। मैं कह रहा हूँ 24
24 घंटे चलाना चाहिए। छुट्टी किस बात की संसद को? जब आप चुनाव लड़ने जाते हो जब तो छुट्टी नहीं देते हो, फिर किस बात का 5 डे वीक करते हो या सुबह से शाम तक करते हो? ये बात पहुंचनी चाहिए कि आप पूरे 7 डेज चलाइए, 24/7 चलाइए संसद को, जनता के जितने प्रश्न है उन पर चर्चा करिए। प्रियंका भारती अब जवाब दीजिएगा मुझे। प्रियंका भारती अब बता दीजिए मुझे, वरुण पुरोहित कांग्रेस के नेता है, कह रहे हैं जातिगत जनगणना पर बात ही नहीं होनी चाहिए, आरक्षण पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। अब सुनिए अनामिका जी, जो भी ये व्यक्ति हैं नहीं मालूम कौन है, पर इतना जरूर कह सकती हूँ कि आरएसएस के प्लांटेड एजेंट मैंने शुरुआत में ही कहा प्रियंका जी, मैंने शुरुआत में ही कहा डिफेमेशन का केस कर दूंगा तुम्हारी पार्टी के तुम्हारे ऊपर। कैसे बोला है आपने? मैं बात कर रही हूँ। अरे जानती हो मेरे बारे में? नहीं प्रियंका जी, क्या शब्दों का उपयोग किया प्रियंका जी, मैंने शुरुआत में ही आपसे कहा, पहली बात तो आप पर्सनल मत होइए किसी को लेकर, और मैं आपसे ये कह रही हूँ कि कांग्रेस के नेता है वरुण पुरोहित। कांग्रेस में रह गया मैं कितने पद पर? कितनी पीढ़ी है मेरी कांग्रेस में, जानती हो? सही कहा है। आरएसएस प्लांटेड क्या सीख के आई हो? भारती ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, हमारे चैनल पे नहीं कई चैनल्स पर बैठते हैं और हमेशा से बेबाकी से अपनी बात रखते रहे हैं। उन्होंने अपनी बात रखी, मैंने उस पर आपकी राय लिया आपकी। मैं प्रियंका भारती, प्रियंका संपर्क कट गया शायद हमारा प्रियंका भारती से। संजय राणा, देखिए ऐसा है कि जो वरुण साहब ने जो बोला बहुत अच्छी बात बोली उन्होंने, ऐसा कोई बात नहीं बोली जो संविधान खिलाफ हो। भाई बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भी चाहते थे कि 10 साल बाद इस पे पुनर्विचार होना चाहिए, इस पे चर्चा होनी चाहिए, उसके बाद जैसी भी जरूरत हो उस हिसाब से चेंजेस करने चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य इस बात होता है आरजेडी हो चाहे जो दूसरे दल हैं, ये बताइए इन्होंने आरक्षण की बात की, मैं मानने को तैयार आरक्षण होना चाहिए। ये बताइए अपनी पार्टी में कितने लोगों को आरक्षण दे दिया आपने, सिवाय अपने परिवार को छोड़ करके किसी योग्य व्यक्ति को दिया? नहीं दिया। हम कहते हैं कि पूरे पार्टी में कोई यादव, दूसरा यादव व्यक्ति नहीं है जो अध्यक्ष बन सकता है। देखिए मेरे विचार वरुण जी से इस विषय पर बहुत भिन्न है, पर जिस प्रकार से आरजेडी की नेत्री ने कांग्रेस के एक नेता का अपमान किया, ये स्वीकार्य नहीं। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। आप जो लोग हमारे साथ जुड़े थे, जिनका भी फोन कट गया, हमारे साथ नहीं जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत आज जुड़ने के लिए। लेकिन थोड़ी देर का वक्त और है जब नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे और सबकी नजरें इस बात पर होंगी कि कौन कौन लोग मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। और जो बातें लगातार कही जा रही हैं, टीडीपी और जेडीयू की ओर से दबाव बनाया गया है, क्या इस मंत्रिमंडल में जब शपथ लेंगे क्या मंत्रिमंडल में यह दबाव दिखता है, इस पर सबकी नजरें होंगी। सभी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचाते रहेंगे। रुकना छोटे से ब्रेक के लिए।